आई नो तुम्हें बिटसेट एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मुश्किल से हमारे पास जो है 40 दिन का टाइम रह गया है और कुछ स्टूडेंट्स तो बेचारे अभी भी जो है बोर्ड एग्जाम ही यहाँ पे दे रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि जैसे बोर्ड खत्म होगा हम बिटसेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि तुम कोई नए हो या फिर जो है पहले ही स्टूडेंट हो जिसके साथ ये स्थिति हो रही है। हर साल कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनकी प्रिपरेशन काफी कम रहती है, लेकिन मैंने उन्हें जो है यहाँ पे बिट्सियन बनते हुए देखा है। क्योंकि भाई कुछ ऐसी चीजें रहती है जो कि आप प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो या फिर इस एग्जाम के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती है कि पेपर किस तरीके से आएगा, किस हिसाब से जो है आपको आपकी स्ट्रेटजी रखनी है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो अगर 40 दिन के लिए आपने जो चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो भाई बिट्स पिलानी में सीट पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस जो बेल आइकन है उसमें ऑल पे जो है क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि आपसे ये वीडियोस छूटे। जैसे कि शॉर्टकट मेथड्स हो गए बिटसेट एग्जाम के लिए, एलआर इन इंग्लिश की प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन जो है शॉर्ट्स रहेंगे यहाँ पे चैप्टर्स के, ताकि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपके रिवाइज हो जाए, और जो प्रॉपर एनालिसिस की आपको रिक्वायरमेंट है ताकि आप बिटसेट एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर पाए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से हाई वेटेज चीजें, वो सब जो है इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर दो। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आपका टारगेट जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि मुझे कितना टारगेट लेते हुए चलना है, और ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन लेवल पे। आपकी प्रिपरेशन लेवल जितनी अच्छी होगी उतना बड़ा टारगेट आप लेते हुए चल सकते हो। दूसरी चीज, अब जो टारगेट सेट कर लिया उसको अचीव कैसे करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्रॉपर उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और तब जाके आप जो है उस टारगेट को यहाँ पे रीच करोगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे वर्क फ्लो रहेगा फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। अब आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी भी हो, ठीक है, आप हो सकता है यहाँ पे एकदम बिगिनर लेवल पे हो, अभी चीजें जो है स्टार्ट करी हो, या फिर बहुत ज्यादा खास प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो, या फिर ठीक ठाक प्रिपरेशन है बस अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करना चाहते हो। ऐसे किसी भी केस में एक ऐसी चीज है जो कि आपके चांसेस को काफी हद तक इंक्रीज कर सकता है ताकि आपको बिट्स पिलानी के अंदर सीट मिल जाए, और वो है हमारा बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स। क्योंकि पिछले 5 सालों से सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है। खुद बिट्सियंस की टीम ने जो है ये कंटेंट आपके लिए डिजाइन किया है, इंक्लूडिंग मी, जो कि मैं बिट्स पिलानी से यहाँ पे पास आउट हूँ। तो कंप्लीट प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि कोर्स में एनरोल कैसे करना है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग एलआर एंड इंग्लिश, प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है, स्पेशली मैथ्स के अंदर मैंने खुद बताई है, तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इवन जो है यहाँ पे मेरा सेकंड चैनल भी चेक कर सकते हो, मैथियस नाम से है, जहां पे भाई जेई मेंस के लिए मैंने आपको कितने सारे शॉर्टकट मेथड्स बताए। तो भाई बिटसेट में तो ऐसे कई सारे शॉर्टकट मेथड्स देखने को मिल जाते हैं, और कोर्स के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है 2500 रुपीस ऑफ का, लेकिन वो कल एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो तुरंत ही जो है एनरोल कर लो। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या सीधा जाके जो हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करके आप जो है इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट जो है हम क्या सेट करें, कितना टारगेट लेते हुए चले ताकि भाई हम एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे बिटसेट एग्जाम में पहुंच पाए। तो देखो, अगर 300 का स्कोर तुम लेते हुए चल रहे हो ताकि एक एलीट ब्रांच तो एटलीस्ट जो है तुम इंश्योर कर पाओ, तो कम से कम नंबर ऑफ इतने क्वेश्चंस तुम्हें जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स के लिए मान के चलो 24 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री में 24, मैथ्स में 32 और एलआर इंग्लिश में 25, ठीक है। क्योंकि एलआर एंड इंग्लिश ऐसा है थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग है, अपन जो है बेटर यहाँ पे स्कोर निकाल भी सकते। तो फिजिक्स में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हो गए, केमिस्ट्री में भी आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स में आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस हो गए, एंड एलआर एंड इंग्लिश में जो है आउट ऑफ यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हो गए। तो टोटल 130 में से कम 105 का अपन को टारगेट लेते हुए चलना है। अब 105 का मतलब होता है कि भाई 315 नंबर तक आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना, 315 नंबर तक निकाल सकते हो, पर डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी बिगड़ेगी। कई सारे स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे उनके भाई क्वेश्चंस गलत भी होंगे,
तो 95% एक्यूरेसी से अगर आप जो है पेपर को अटेम्प्ट करते हो, मतलब 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 295 मार्क्स यहाँ पे निकाल सकते हो, मतलब 300 के आसपास जो है आपका यहाँ पे स्कोर बन जाएगा। तो इतनी एक्यूरेसी एटलीस्ट रखनी है, और बेटर तरीके से अटेम्प्ट करो, 110 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करो तो भाई आराम से 300 प्लस यहाँ पे स्कोर चला जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो ये वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका कम से कम सिलेबस एक अच्छे लेवल पे तैयार है, अब जो है रिवीजन वाला फेज चल रहा है और मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये वो वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनकी 90% एक्यूरेसी रही, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पे गलत रहे तो 275 नंबर जो है वो यहाँ पे निकालेंगे, जहां पे आपको एक अच्छी ब्रांच तो भी मिल जाएगी। और 85% एक्यूरेसी के साथ अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, मतलब 15 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 255 मार्क्स आप निकाल सकते हो। अगेन 250 255 पे भी एक डिसेंट ब्रांच अभी भी आपको मिल सकती है। तो सीधा सीधा सा कैलकुलेशन ये समझ में आ रहा है कि भाई आपको इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, फिर डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन कितने क्वेश्चंस गलत होते और तब जाके आपका स्कोर यहां तक पहुंचेगा। तो इतने का टारगेट अपन लेते हुए चल रहे हैं, तो इस टारगेट को अचीव कैसे करें, अब ये आ जाता है क्वेश्चन। तो अचीव करने के लिए देखो, अगर 105 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो एवरेज 1 मिनट 42 सेकंड्स मिलता है आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और यही टाइम के अंदर आपको चीजों को समझना भी है, सॉल्व भी करना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, अगर मैं टोटल पूरे 130 क्वेश्चंस की बात करूं कि उनको अगर 180 मिनट्स में करना है तो ये टाइम तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, आपका 1 मिनट 23 सेकंड्स के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन अपन को थोड़ा टाइम क्यों एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि हम कम क्वेश्चंस को ही टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो इतने हिसाब से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम एवरेज पर क्वेश्चन जो है बढ़ जाता है। आगे ये चीज समझ में। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे बिटसैट एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उसका अगर मैं डिवीजन की बात करूँ ना, तो इजी कैटेगरी में 40% क्वेश्चन तो आप मानते हुए चलो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे। इतने क्वेश्चंस आप आराम से जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉडरेट में 30% मान लेते हो, मतलब बिट कैलकुलेटिव आपके जो है 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेंदी रहते, ठीक है ना। तो ये मॉडरेट लेवल के हो गए। और हल्के से डिफिकल्ट में पुट करें तो 30%, जिसमें लेंदी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ काफी नए या फिर अनयूजुअल टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि एक रीसेंट हमें ईयर्स में पैटर्न देखने को मिला है। तो इस हिसाब से रहता है। अब हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि इजी और मॉडरेट को चुन चुन के भाई सारे जो है अटेम्प्ट होने चाहिए, और ट्राई यही करना है कि जितने ज्यादा सही हो जाए उतना बेटर है। तो इजी मॉडरेट मतलब वो 70% आपने क्वेश्चन सही ढूंढ लिए और 90% क्वेश्चन भी उनमें से सही कर लिए ना, जो कि हो सकता है काफी ज्यादा अचीवेबल है। तो भैया हम अपना जो टारगेट लेते हुए चल रहे हैं उसके आसपास पहुंच जाएंगे। और जो डिफिकल्ट है उसमें से कम 45% क्वेश्चन भी, मतलब 50% क्वेश्चन आप लगभग मानते हो चलो करेक्टली अगर अटेम्प्ट कर लेते हो, तो भैया टारगेट जो हमारा था वो अचीव हो सकता है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो टारगेट हमारे यहाँ पे क्या रहना चाहिए, इजी प्लस मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को हमें जो है टारगेट करना है। एलआर इंग्लिश में तो भाई आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे टारगेट करना है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर आप सही कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है। वो आपके लिए एक ऐसा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन रहता है, उस टाइम पे दिमाग चल गया तो वो क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे सही अटेम्प्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले फिजिक्स की अगर हम बात करें कि आपको जो है यहाँ पे किस तरीके से हम जो स्कोर या फिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं उनको अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहले इजी और मॉडरेट लेवल के ही चैप्टर्स को आपको टारगेट करना पड़ेगा। ज्यादा लेंदी चैप्टर्स पे अभी नहीं जाना है, या फिर ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स पे उतना ज्यादा अपन को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स है बस उन्हीं को रिवाइज कर लो, जिसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, रोटेशनल मोशन हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, थर्मो हो गया, आपका फ्लूइड्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑप्टिक्स। ये सब थोड़े से आपके लेंदी चले जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ चैप्टर को डिफिकल्ट लगते, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स पे नजर डाल लो। जो बचे हुए टॉपिक्स है उन पे कम से कम जो है आप टारगेट करिए कि उनको कंप्लीट करिए। अब जो भी इजी और मॉडरेट चैप्टर्स है उनको 3 स्टेप के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहली स्टेप रहेगी वन शॉट देख सकते हो आप, या फिर क्विक रीडिंग जो है एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हो। अगर आप जैसे कि हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल्ड होंगे तो भाई प्रॉपर आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है लेक्चर में चीजें बताई गई है कि जो बिटसैट रेलिवेंट है, आपका कोई भी 1 सेकंड भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा और आपको चीजें उस हिसाब से पढ़ोगी कि बिटसैट में कंप्लीट हो जाए। बाकी सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो जो भी वन शॉट आप जेईई के लिए देख रहे थे आप उसको जो है यहाँ पे फिर रेफर कर सकते हो, और उसके बाद एक क्विक रीडिंग एनसीईआरटी के थ्रू दे सकते हो। फिर इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। लास्ट स्टेप आपकी रहेगी कि नीट के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो, क्योंकि नीट भी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, बिटसैट भी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो इजी और मॉडरेट चैप्टर्स हमें फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले करने हैं, फिर बाद में जो है इजी चैप्टर्स अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो डिलीटेड चैप्टर्स है उनको टारगेट करेंगे। ठीक है, वर्क फ्लो आपका इस हिसाब से रहना चाहिए। तो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, उनके लिए बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट देखो जिसके अंदर कौन कौन से स्पेसिफिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफी बड़े भी है चैप्टर्स और कभी कभी जो है स्टूडेंट से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते, तो इनके आखिरी में ही आप करें तो ही बेटर है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पी ब्लॉक थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, सॉल्ट एनालिसिस लेंथी पड़ जाता है, तो इनको आखिरी में देखिए। अब पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है हम जो है दूसरे चैप्टर्स में यहाँ पे टारगेट कर लेंगे ना, उनको कंप्लीट करके जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट होगा। और प्रिपरेशन अगर काफी कम है तो इन पे टाइम लगाने से आपका टाइम जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको थोड़ा सा आखिरी में रखिए। इनके बस इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ट्रेंड, एक्सेप्शन और कॉन्सेप्ट से उनको एक बार जो है आप चेक कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो जितने आपके रटने वाले चैप्टर्स हो जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले देख लीजिएगा, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनको कर लिया। अब कुछ चैप्टर्स जरूर से डिलीटेड है बट रटने वाले हैं ना, तो आप कर लोगे। एनसीईआरटी से ही आपको अच्छे से करने की जरूरत है और ये आपके जो है कंप्लीट हो सकते हैं। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन, हेलोएरीन थोड़े से इजी है एज कंपेयर टू क्लास 12 चैप्टर, तो इनको आप जो है देख सकते हैं। बाकी बची हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है नेम, रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एट लास्ट आपको जो है जो रिमेनिंग डिलीटेड चैप्टर है उन पे फोकस कर लेना है, लाइक सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो भाई थोड़े से टाइम टेकिंग चैप्टर्स है उनको थोड़ा सा आप स्किप करते हो चलो, मतलब पूरी तरीके से स्किप नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हो चलो, तो भी कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी आपके इजी और मॉडरेट चैप्टर है उनको भी 3 स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से अच्छे से रीडिंग दे दी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अगेन नीट पीवाईक्यूज आप देख सकते हो फॉर द केमिस्ट्री ऑल्सो। डिलीटेड चैप्टर के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी का ओल्ड वर्जन देख लो, क्योंकि अभी के इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो ओल्ड वर्जन देख लिया और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी इजी और मॉडरेट चैप्टर्स है उनको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, और डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए एटलीस्ट फोकस करिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास एंड प्रॉपर्टीज में। अब डिफिकल्ट में कौन से चले जाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, तो जितने भी ऐसे आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है वो याद रखिए, अगर डायरेक्ट पूछा गया तो वो आपके सही हो जाएंगे। जो बेसिक अप्रोचेस रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन में कुछ अगर इंपॉर्टेंट टाइप्स है उनको एक बार देख लिया, बाय पार्ट्स अच्छे से देख लिया, पार्शियल फ्रैक्शन देख लिया, तो ऐसे कर करके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको एक बार देख लिया। कोनिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन फंसेगा, टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, तो ऐसे में हमारे लिए बेटर यही है कि उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और प्रॉपर्टी पे हम ध्यान देते हुए चले। ऐसे ही मैट्रिसेस के लिए कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के लिए। अब हम बात करें इजी और मॉडरेट चैप्टर्स की, तो उनको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो या तो आप जो है वन शॉट यहाँ पे रेफर कर लो, या फिर सॉल्ड एग्जांपल जो आरडी शर्मा है, और उसके बाद अरिहंत को एक बार देख लिया, क्योंकि आरडी शर्मा से आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अरिहंत में अच्छे इलस्ट्रेशन से आपकी और अच्छी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लिए, और साथ ही साथ जेईई मेंस के जो इजी और मॉडरेट पीवाईक्यू से थोड़े पुराने 2016 से 2020 के बीच, क्योंकि अभी के जो है अच्छे लेवल के हो गया मैथ सेक्शन, तो अभी के इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। जेईई मेंस के जो पुराने वाले उनको थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करिएगा। अब एलआर इन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो भाई ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो, है ना, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। 45 मिनट अगर रोज के निकालो इस सेक्शन के लिए, प्रैक्टिस करते जाओ, तो इजीली जो है आपको मतलब यहाँ पे टारगेट यही रखना है कि इस 45 से 50 मिनट के अंदर 50 से 60 क्वेश्चन आपके सही हो, है ना, आपको जो है उस हिसाब से यहाँ पे करते चलना है। और देखिए अगर आपको जो है लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, मैं स्पेसिफिक चीजें ही देखूं एलआर एंड इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा एलआर एंड इंग्लिश का सेपरेट कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप जरूर से चेक कर सकते हैं। फिलहाल उस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट जो कि देना बहुत इंपॉर्टेंट है बिटसाइट एग्जाम के लिए, तो उसमें भी सेट ऑफ 20 टेस्ट अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, जिसपे 200 रुपीज ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा फॉर द कूपन कोड। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर बात करूं तो जो सबसे बेस्ट सोर्स है प्रैक्टिस का, दैट इज एनटीएससी के आप जो है मेंटल एबिलिटी सेक्शन वाले पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले जो एनटीएससी की एग्जाम होती थी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और ऑनलाइन साइट पे जो है आप चेक कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स ब्रोशर में गिवन है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में जो बेस्ट सोर्स है प्रैक्टिस का, क्लास 10 के बोर्ड पेपर्स हो गए, रेन एंड मार्टिन बुक हो गई, इनसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो भी आपको यहाँ पे साइट्स मिल रही है उसके थ्रू भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे एक
डेडलाइन आपको सेट करनी पड़ेगी कि भाई सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। इवन अगर बोर्ड्स के बाद आप सोच रहे हो चलो ठीक है एक हफ्ता यहाँ पे रह गया है, वैसे तो मैं कहूंगा अभी भी आपको एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लो चीजों को, लेकिन फिर भी एक डेडलाइन आपको सेट करते हुए चलनी पड़ेगी। 5 अप्रैल तक सब चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। और लास्ट 10 दिन बस आपको जो है मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए एक चीज आप ये कर सकते हो कि 5 मॉक टेस्ट जो है ट्राई करो कि 5 अप्रैल के पहले अटेम्प्ट कर लो, और 5 जो है आप उसके बाद लगा सकते हो 5 से लेकर 15 अप्रैल के बीच। इसके लिए मॉडरेट प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हो भाई 5 अप्रैल टू 15 अप्रैल के बीच ही 7 से 8 मॉक टेस्ट लगा लिए। अगर आपकी कम प्रिपरेशन है तो आप इस वाले तरीके से जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई है। बस प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी है, फॉलो आपको करना है ताकि जो टारगेट यहाँ पे लेते हुए चल रहे हो ना उसको आप जो है अचीव कर पाओ। तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिए, आई विल कंप्लीट 40 डेज टारगेट। भाई ये मतलब आपका मोटो होना चाहिए कि जो हुआ जैसा भी हुआ सब चीजों को भूलते हुए अगले 40 दिन के लिए प्रॉपर तरीके से बिटसैट एग्जाम के लिए जो है डेडिकेशन से लगना है और इस एग्जाम को किसी भी हालत में क्रैक करना है। बाकी इसी तरीके का कंटेंट लगातार चैनल पे आएगा जो कि आपको बिटसैट क्रैक करने में सुपर हेल्पफुल रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।